नमस्कार। सुर्खियों के बाद अहम खबर की बात करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोरबा से बीजेपी के मिशन 2023 का आगाज करेंगे। अमित शाह कोरबा में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। रैली को सफल बनाने के लिए प्रदेश बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। अमित शाह करीब 2:30 बजे कोरबा पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। कोरबा के प्रसिद्ध सर्व मंगला माता मंदिर जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे और इसके बाद कोरबा लोकसभा कोर कमेटी की बैठक लेंगे। मिशन 2023 को लेकर प्रदेश बीजेपी के नेताओं के साथ मंथन करेंगे। इस दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। और अब इस दौरे को लेकर सियासत भी जमकर हो रही है। अमित शाह के दौरे पर मंत्री अमरजीत भगत ने बयान दिया है। बीजेपी और उनके मंत्री एक एजेंडे पर काम कर रहे हैं। जहां चुनाव हो रहे हैं वहां गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। शांत बस्तर में अशांति फैले, ये इनका गुप्त एजेंडा है। बीजेपी विकास का काम नहीं करती। शाह से छत्तीसगढ़ को विकास कार्यों की सौगात की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ से सौतेला व्यवहार करेंगे तो कितना फलेगा। धान खरीदी में दिक्कत हुई, केंद्र ने कहीं से कोई मदद नहीं दी। सेंट्रल ने पैरामिलिट्री फोर्स के पेमेंट का भुगतान नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी, उनके मंत्री गुप्त एजेंडा पे काम कर रहे हैं कि जिन राज्यों में चुनाव होना है वहां पहले से इस प्रकार के गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। शांत बस्तर में जिस प्रकार से अभी अशांति फैली है, इनके गुप्त एजेंडा का ही एक हिस्सा है। और कभी धर्मांतरण तो कभी एनआरसी, कभी सीए। ये लोग रचनात्मक काम, विकास के काम में कभी इनका ना इंटरेस्ट रहा है और ना ही देखने को मिलता है। आज अमित शाह जी का छत्तीसगढ़ प्रवास है तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ के लिए कुछ सौगात देंगे, कुछ पैकेज देंगे, कुछ विकास के लिए घोषणा करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो स्वागत है, नहीं तो केवल राजनीति करने से यहाँ का भला नहीं होने वाला है और भाजपा का भी भला नहीं होने वाला है। तो छत्तीसगढ़ के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उनके दौरे को लेकर बयानबाजी का सिलसिला, सियासत का सिलसिला अब तेज हो चला है। कोरबा में तकरीबन 2.5 घंटे वो रुकेंगे। शुरुआत में हमने सुबह ही आपसे कहा था कि दौरा उनका 2.5 घंटे का रहेगा, पर सियासत के तापमान को अमित शाह 250% ऊपर ले जाएंगे। एक तरह से बीजेपी के मिशन 2023 के आगाज के तौर पर इसे देखा जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, तकरीबन 2:30 बजे उनका दौरा शुरू होगा। 2.5 घंटे का यह दौरा रहेगा और उसे लेकर अब सियासत भी होने लगी है, बयान आने लगे हैं। मंत्री अमरजीत भगत का बयान आया है, जहां चुनाव वहां गतिविधियां, शांत इलाके में अशांति फैलाना, यही इनका गुप्त एजेंडा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर। मंत्री अमरजीत भगत का बड़ा बयान हमने आपको सुनवाया। बीजेपी और उनके मंत्री यानी केंद्रीय मंत्री एक एजेंडे पर काम कर रहे हैं। जहां चुनाव हो वहां इस तरह की गतिविधियों का अंजाम देते हैं। शांत जगहों पर, बस्तर का नाम वो ले रहे हैं, वहां पर अशांति फैले, यही इनका गुप्त एजेंडा। एक तरह से कोरबा से 2023 की चुनावी जंग के शंखनाद के तौर पर इसे देखा जा रहा है।
और बीजेपी से श्रीचंद सुंदरानी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुंदरानी साहब, अमरजीत भगत का बयान आया है, ये आपका एजेंडा, विकास का काम नहीं करते आप और शांत बस्तर में अशांति फैले, ये आपका गुप्त एजेंडा। जी प्लीज। देखिए, अमरजीत भगत जी भले सीनियर विधायक हैं, मंत्री हैं, लेकिन बहुत गैर जिम्मेदार नेता हैं। गैर जिम्मेदाराना बयान देने के लिए वो मशहूर है। भारत के गृह मंत्री अगर छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं तो इनको पल के बिछा के स्वागत करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। वो तो न करें, लेकिन कम से कम बेबुनियाद आरोप लगाकर बदनाम करने की बात न करें। अमित शाह जी गृह मंत्री होने के नाते पूरे देश में शांति बनी रहे, उनका कर्तव्य है और वो इस दिशा में काम भी करते हैं। और ये आग सुलगाने की बात करते हैं, ये आग खुद सुलगाते हैं। जातिवाद का जहर इन्होंने घोला है पूरे छत्तीसगढ़ की राजनीति में। कहीं न कहीं आज ये अपने ही हाथों खुद फंस रहे हैं। कहीं न कहीं ये जिस प्रकार से धर्मांतरण का मामला शांत बस्तर में जिस प्रकार से फैला है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन नहीं था। धर्मांतरण का मुद्दा वहां के आदिवासियों ने उठाया हुआ मुद्दा है। निश्चित रूप से जहां धर्मांतरण की बात होगी, एक धर्म के लोगों को प्रलोभन देकर दूसरे धर्म में ले जाया जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी हाथ से थोड़ी तरह बैठे रहेगी। कहीं न कहीं भूपेश बघेल सरकार धर्मांतरण कराने वालों के साथ खड़ी है, चाहे रायपुर की घटना हुई हो, चाहे नारायणपुर की घटना हुई हो। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी दृढ़ता से मुकाबला करेगी और धर्मांतरण को रोकने के लिए हमें जिस स्तर पर जाना पड़ेगा हम जाएंगे। कानून हाथ में उठाना पड़ेगा, उठाएंगे। मतलब कानून का सम्मान ना भी करने की नौबत आए तो वो आप करेंगे। आप बने रहिएगा प्लीज। धनंजय सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं, कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। धनंजय जी, बड़े आरोप पर हाँ, सुंदरानी साहब एक मिनट, आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं। धनंजय सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं। धनंजय जी, आरोप लग रहा है कि जातिगत दुर्भावना आपके राज्य में फैलती है। केंद्रीय गृह मंत्री आ रहे हैं तो उनका स्वागत सत्कार सम्मान होना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक सुंदरानी जी की बात अभी मैं आपके चैनल में सुन रहा था। वो कह रहे हैं हम कानून को भी हाथ में लेंगे। आप समझ सकते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है। इस देश का कानून जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा है, जो संविधान सबको मौलिक अधिकार देता है, सबकी रक्षा करता है और सबकी स्वतंत्रता प्रदान करता है, उस कानून को भी तोड़ने की बात भाजपा के नेता यहाँ पे बैठकर टीम कर रहे हैं। यही तो किए ये लोग नारायणपुर में स्वर आदिवासी समाज शांतिपूर्वक अपना विरोध प्रदर्शन कर रहा था। घुसकर भाजपा के गुंडे उसमें एसपी के सिर को फोड़ दिए, पुलिस वालों को उठा पटक रहे थे। ये कौन है लोग? भाजपा के गुंडा। ये भारत के संविधान के विपरीत काम करने वाले लोग हैं और निश्चित तौर पर अगर इस देश में भारत के संविधान का कोई सम्मान नहीं करता है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता है। देखा है पूरे प्रदेश में कैसे पुलिस के अधिकारी कर्मचारी शांति बहाली के लिए गए थे। उस आंदोलन में भाजपा के गुंडा ठाकुर साहब, हाँ ठीक, सुंदरानी साहब आएंगे अभी, आपके पास आ रहा हूँ। ठाकुर साहब, वो केंद्रीय गृह मंत्री भी है। इजाजत देता है क्या हमें? क्यों आपको क्या संविधान इजाजत देते? भाजपा के नेताओं को संविधान इजाजत देता है क्या कि एसपी के सिर को फोड़ दें, पुलिस वाले पर हमला करें, पुलिस के ऊपर हिंसा करें, पुलिस की हत्या का प्रयास करें? ये किसने दिया भाजपा गुंडों को अधिकार? भाजपा के गुंडों को कानून इजाजत देता है, ये कानून का सम्मान है, कानून का सम्मान है। ठाकुर साहब, आप अभी सत्ता पक्ष में हैं, मृदुलता की अपेक्षा आपसे दर्शक करते हैं। सुंदरानी साहब, एक सवाल, कई गांव हैं बस्तर के जहां पर 90% ईसाई आबादी हो चली है, क्या आप ये जानते हैं? निश्चित रूप से। और ये 4 साल में नहीं होती, क्या आप इसे मानते हैं? नहीं, 4 साल में तो नहीं हुआ, लेकिन 4 साल में बहुतायत हुआ है, पूरा नहीं हुआ। ये करीब 70 साल 75 साल कांग्रेस में 55 साल राज किया है और कांग्रेस के शासन में धर्मांतरण बहुत ज्यादा फैला है। तो आपका जो 15 साल का शासनकाल रहा उसमें कोई प्रयास आपने किए? निश्चित रूप से किए धर्मांतरण को रोकने के लिए, चाहे वो बस्तर हो, सरगुजा हो
पूरे छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को रोकने के लिए डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने जो प्रयास किए थे, हम किसी के धर्म में हस्तक्षेप नहीं करते, किसी के धर्म को हम मानने वालों को रोकते नहीं, लेकिन किसी अन्य धर्म के लोगों को अपने धर्म में शामिल करें, इसको हम स्वीकार नहीं करते। जी चलिए ठीक ठीक। सुंदरानी साहब मैं रोक रहा हूं, नहीं वक्त हो गया प्लीज। सुंदरानी साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठाकुर साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा है, इसके पहलू बयानों से भी जुड़ेंगे, इसके हर पहलू पर हमारी नजर बनी रहेगी। भोपाल का रुख कर रहे हैं, बड़ी खबर मिल रही है। मध्य क्षेत्र विद्युत विभाग ने संविदा कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है, डीए बढ़ा दिया गया। वर्तमान में 20% महंगाई भत्ता मिल रहा था और अब नियमित कर्मचारियों के समान 34% यह मिलेगा। 14% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। 1 जनवरी 2023 से यह लागू भी माना जाएगा। प्रत्येक वर्ग को 2 से 5,000 तक का बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। पूरे मध्य प्रदेश में 6,000 संविदा अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं। मध्य क्षेत्र बिजली विभाग का एक वर्ग अभी भी हताश है। संविदा परीक्षण सहायकों की बेसिक विसंगति का जो मुद्दा है वो अब तक सुलझा नहीं है। सहयोगी मनोज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, पूरी जानकारी विस्तार से। आज बिल्कुल लगातार जिस तरीके की हड़ताल की चेतावनी मध्य प्रदेश के जो बिजली विभाग के संविदा कर्मचारी थे उन्होंने दी थी और कई मांगे थी, उसमें से एक मांग ये भी बताई जा रही थी, लेकिन आश्वासन दिया था बिजली विभाग के अधिकारियों ने, मंत्री ने, यही कारण था कि इसी आश्वासन के बाद जो हड़ताल थी 6 जनवरी थे उसको स्थगित करने का काम यहाँ पे किया गया था। फिलहाल अभी जो बड़ी खबर आई है जिसको लेके जो कार्यालय प्रबंध संचालक है मध्य प्रदेश बिजली विभाग जो कंपनी है उसने आदेश जारी करके वर्तमान में 20% महंगाई भत्ता दिए जाने का और अब नियमित कर्मचारी है उनको 34% जो है वो महंगाई भत्ता जो है यहाँ पर मिलेगा। 14% बढ़ा हुआ भत्ता जो है अब कर्मचारी को 1 जनवरी से यानी इसी नए साल से देने का जो फैसला है, जो आदेश है उसको जारी कर दिया गया। इससे जो संविदा कर्मचारी के जो अलग अलग कर्मचारी वर्ग हैं उनको 2 से लेके 5,000 तक का वेतन जो है बढ़ा हुआ मिलेगा। और पूरे मध्य प्रदेश में इस समय करीब 6,000 से ज्यादा संविदा अधिकारी कर्मचारी इस समय काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जो एक वर्ग है मध्य प्रदेश बिजली विभाग का वो जरूर हताश है, क्योंकि कई ऐसी मांगे हैं जिनको अभी भी पूरा नहीं किया गया, जिसको लेकर 6 जनवरी को हड़ताल पे जाना था। यही कारण है कि अभी जो संविदा परीक्षण सहायकों की जो बेसिक विसंगति का जो मुद्दा था वो नहीं सुलझ पाया, लेकिन क्योंकि आश्वासन इस पूरे मामले में अधिकारियों के द्वारा दिया गया था बिजली विभाग के, ऐसे में अब आगे भी जो है इस तरीके की मांगों पर विचार किया जाएगा। लेकिन जहाँ पे महंगाई भत्ता जरूर बढ़ाने का काम किया है, इसको लेके आदेश भी जारी कर दिया, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी मांगे हैं जिसको लेके बिजली विभाग के कर्मचारियों में दो फाड़ है। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी मनोज विस्तार से जानकारी दे रहे थे। 2 पहलू इस खबर के और दोनों ही पहलू सहयोगी मनोज समझा रहे थे। इधर सीहोर के इछावर थाने के झालकी में 2 पक्षों में पहले विवाद हुआ और यह विवाद हिंसक झड़प तक पहुंच गया। दोनों पक्षों के 3 लोग पथराव में घायल हुए। पूरे गांव में भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा है। फिलहाल हालात काबू में बताए जा रहे हैं। झालकी में पंच चुनाव में जीते और हारे प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच यह बवाल शुरू हुआ। बड़ी से थोड़ा सा तो यहाँ लड़ाई हुए थे, उसमें हार जीत को लेकर विवाद हुआ था। तो जो सरपंच, वर्तमान सरपंच और पूर्व सरपंच के बीच में विवाद हुआ था, जिसमें पथराव हुआ है। इसमें सर एक पक्ष से दोषी हैं या फिर दोनों पक्ष से दोषी हैं, और चोटें किन को आई हैं? इसमें अभी जो पूर्व सरपंच के परिवार वाले हैं उनको थोड़ी चोट आई है, तो वो थाने भी आए हैं और उनके थाने पे आने से शिकायत पर FIR की जा रही है, जिसमें बलवा की धारा है और जितनी भी सुसंगत धारा है उस पर अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है।
पथराव की नौबत तक आ गई है। ये पूरा चुनावी रंजिश से जुड़ा हुआ मामला है। झालकी में पंच का चुनाव हुआ, कोई जीते कोई हारे। जो जीते और जो हारे हुए प्रत्याशी के समर्थक हार बर्दाश्त नहीं कर सके और इस तरह से विवाद शुरू हुआ। विवाद हिंसक झड़प तक पहुंच गया, पथराव तक हो गया, 3 लोग घायल। हालांकि पूरे गांव में पुलिस बल तैनात किया गया। इसके बाद हालात काबू में बताए जा रहे हैं। सीहोर के इछावर का झालकी गांव का यह पूरा मामला। और ये तस्वीर भी आप इस वक्त देख पा रहे हैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। चुनावी रंजिश खूनी हो गई।